Hello everyone, welcome to Civil Step Himachal. This is a मेंस करंट अफेयर एनालिसिस सीरीज। इसमें हम HPS मेंस एग्जामिनेशन के एंड अलाइड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। और ये जो नेचर ऑफ करंट अफेयर है या हम कवरेज देखेंगे तो पास्ट 1 ईयर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इश्यूज को हम लोग कवर कर रहे हैं, ताकि आपका जो इमीडिएटली अभी मेंस एग्जामिनेशन HS का कंडक्ट होगा या कुछ समय बाद अलाइड का मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, तो वहां दोनों में ही ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट ईयर जिन्होंने 2022 में भी अटेम्प्ट लेना है, क्योंकि जो मेंस के करंट अफेयर होते हैं वो 1 साल के रेलिवेंट है, तो अगर नेक्स्ट ईयर आपका एग्जामिनेशन अगस्त सितंबर के मंथ में मेंस कंडक्ट होता है तो ये वीडियोस आपके मेंस एनालिसिस के वहां पर भी आपके काम आएंगे। ऑलराइट, आज जो हम लोगों ने टॉपिक पिक किया है डिजास्टर मैनेजमेंट के डोमेन से, ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसा कि हम बोलते हैं कि काफी इंटीग्रेटेड एरियाज हैं, उनके डोमेन से पिक किया हुआ टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड। तो ये तीनों ही इवेंट काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे से ट्रिगर होते हैं, तो इसलिए हम इसको हॉलिस्टिकली ही पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो आज जैसे हम क्लाउड बर्स्ट की कुछ एक न्यूज़पेपर की कटिंग में आपके लिए रीड कर लेता हूं। रिसेंटली अभी उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स हमें सामने मिले, जिससे फ्लैश फ्लड इंड्यूस हो गया कोसी रिवर में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और जहां पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और ऐसे ही मल्टीपल इवेंट छोटे छोटे स्केल पे या बड़े बड़े स्केल में उत्तराखंड में हर मॉनसून में होते हैं। सिमिलर इवेंट हमें देखने को मिला हिमाचल प्रदेश में, जहां पे फ्लैश फ्लड ने क्लाउड बर्स्ट ने फ्लैश फ्लड एंड लैंडस्लाइड को इंड्यूस किया और काफी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वी कुड ऑब्जर्व देयर आल्सो। तो ये जो इवेंट है, और JNK में इस बार जो है जुलाई के मंथ में JNK में भी सिमिलर इवेंट हमें देखने को मिला। तो हिमालयन टोपोग्राफी से रिलेटेड एक मीटरोलॉजिकल डिजास्टर है जिसको हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। यही मीटरोलॉजिकल डिजास्टर हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर फ्लैश फ्लड में कन्वर्ट होता है या जियोलॉजिकल डिजास्टर लैंडस्लाइड में कन्वर्ट होता है। तो इनके बीच के कनेक्शन को समझेंगे पहले कि किस प्रकार से ये इंड्यूस होता है, ये ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, मिटिगेशन के क्या एफर्ट्स हैं, और कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट इससे डील करता है। ऑलराइट, क्योंकि इन टोटलिटी डिजास्टर में ही इससे आने वाला सवाल है। तो मैं एक न्यूज़पेपर की कटिंग आपके लिए रीड कर देता हूं कि 12 लोगों की जान चली गई क्लाउड बर्स्ट के इवेंट ने, जिसने फ्लड को ट्रिगर किया है। सिमिलर न्यूज है हिमाचल प्रदेश की, अगर आप देखेंगे 28 जुलाई की न्यूज है, जो धर्मशाला और मंडी के अंदर क्लाउड बर्स्ट हुआ था और उससे फ्लैश फ्लड मिथी रिवर के अंदर इंड्यूस हो गया था। ऑलराइट, तो इस तरह से क्लाउड बर्स्ट एक नया फिनोमिना नहीं है या अभी रिसेंटली, बस इसके इंपैक्ट ज्यादा देखने को आ गए हैं, तो उसके पीछे भी कारण एक बार देख लेंगे। एक बहुत बड़ा क्लाउड बर्स्ट का इवेंट था, अगर आप लोगों को याद हो, 2013 में उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट का इवेंट था, जिसको नाम दिया गया था हिमालयन सुनामी, जिसमें लाखों लोगों पे इंपैक्ट आया था और हजारों जाने गई थी, और कैजुअलिटी और प्रॉपर्टी की जो लॉस है वो काफी हाई था। तो ये वाला जो क्लाउड बर्स्ट है, जो हम बोलते हैं जोशीमठ के पास में बद्रीनाथ और केदारनाथ को जिसने इंपैक्ट किया था, तो ये भी एक क्लाउड बर्स्ट का इवेंट था 2013 के। तो ये कुछ बड़े इवेंट्स है इस हमारे डिकेड के, जिसको हम, अगर कोई भी सवाल आता है क्लाउड बर्स्ट के ऊपर, और हिमाचल में पहले सवाल आ भी चुका है जिसको हमने अपनी यूट्यूब की एक सीरीज में डिस्कस भी किया है, तो अगर कोई इन फ्यूचर सवाल आता है तो एटलीस्ट वी आर सपोज टू कोड सर्टेन एग्जांपल्स देयर कि ये कुछ इवेंट्स हैं जो इस बार हो चुके हैं, इस डिकेड में हो चुके हैं, और जो बड़े इवेंट्स हैं, मैसिव इवेंट्स थे। ऑलराइट, चलो लेट्स क्विकली मूव टू द डेफिनेशन ऑफ क्लाउड बर्स्ट। हाउ क्लाउड बर्स्ट हैज बीन डिफाइंड, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको डिफाइन करता है कि यदि 100 मिलीमीटर से ज्यादा रेनफॉल 1 घंटे में हो जाए तो उसको क्लाउड बर्स्ट बोला जाएगा। 100 मिलीमीटर इज इक्वलेंट टू 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो रेनफॉल को नापने का क्या तरीका है, ये जो सेंटीमीटर की कहानी है, सेंटीमीटर जैसे इनके पास एक बीकर होता है, इस तरह से उसकी शक्ल होती है, और इसका जो बेस होता है वो बेस का दायरा या बोलोगे जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर तक भर जाता है तो हम बोलेंगे 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल हैज अकर्ड, या 100 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल हैज अकर्ड। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है तो हम बोलते हैं फ्लैश, ये क्लाउड बर्स्ट है। देसी भाषा में क्लाउड बर्स्ट का क्या मतलब है, बादल का फटना जैसे हम बोलते हैं। इट इज नथिंग बट द टॉरेंशियल और द कोपियस रेनफॉल बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफिकल। अगर इसके पीछे के जोग्राफिकल रीजन को जाने या इसके पीछे के लॉजिक को देखें, ये जनरली अगर टाइम फ्रेम देखेंगे, क्लाउड बर्स्ट मेजरली जो फिनोमिना है ये मॉनसून फिनोमिना है। अब मॉनसून के अंदर एग्जैक्टली इंडिया में क्या होता है, समर मॉनसून में वी नो कि मॉइस्चर का लेवल बहुत हाई है, तो मॉइस्चर का लेवल ज्यादा होता है। मॉइस्चर के लेवल से ज्यादा होने से अगर कोई ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग हो जाती है, दिस इज द केस ऑफ ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग।
ऑरोग्राफिक का मतलब क्या है, यदि कोई पहाड़ आता है और उससे विंड्स टकरा के ऊपर की तरफ को लिफ्ट होती हैं, तो उनके अंदर एडियाबैटिक कूलिंग एक प्रोसेस है जिसके तहत बादल बनते हैं और अचानक से रेनफॉल हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है कि अगर ये मॉइस्चर का लेवल ज्यादा है और बादल बन के बारिश होगी तो वी कुड से कि क्लाउड बर्स्ट हो गया, कि इतनी ज्यादा रेनफॉल होगी। और क्योंकि हवा के अंदर मॉइस्चर मॉनसून में ज्यादा है तो ये फिनोमिना मॉनसून में ज्यादा होता है। तो इसके लिए दो चीजें चाहिए, फिर से अगर हम देखेंगे, सबसे प्राइमरीली है कि मॉइस्चर का कंटेंट हो, दूसरा हो ऑरोग्राफिक हो। तो ये दोनों ही सिचुएशन हमारी परफेक्ट बैठती है। मॉनसून यदि हिमालयाज में आते हैं तो वहां पे क्लाउड बर्स्ट होने की संभावनाएं थोड़ी सी ज्यादा है। तो इस तरीके से क्लाउड बर्स्ट के साथ हम देखते हैं कि किस हिसाब से, किस समय में और किस जगह में क्लाउड बर्स्ट हिंदुस्तान में हो सकता है। अगर इंडिया की ही शक्ल बनाए तो क्लाउड बर्स्ट के लिए हम देखते हैं कि परफेक्ट लोकेशन है ये जो पूरी हिमालयन बेल्ट है, जहां पे मॉनसून के महीने में क्लाउड बर्स्ट होने की संभावना ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि इनकी भी यहाँ पे डायरेक्टली अरेबियन सी वाली ब्रांच हिट कर रही है, और यहाँ पे क्योंकि वेस्टर्न घाट की हाइट थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट, तो यहाँ पे भी क्लाउड बर्स्ट के इवेंट केरला में जैसे हमें देखने को मिले थे लास्ट टू लास्ट ईयर, महाराष्ट्र में इस साल देखने को मिले हैं, वेस्टर्न घाट्स में शाद्री जिनको बोला जाता है। तो यहां पर भी क्लाउड बर्स्ट एक फ्रीक्वेंट फिनोमिना है। तो टाइम की दृष्टि में अगर हम देखें तो क्लाउड बर्स्ट हमारा मॉनसून के, समर मॉनसून पर्टिकुलरली के मंथ का फिनोमिना है। अगर इसके साथ रीजन देख लें, जो रीजन एसोसिएटेड हैं, तो पर्टिकुलरली दो रीजन इसके साथ निकल के आते हैं। एक हमारे हिमालयाज है और दूसरा जो रीजन निकल कर आएगा वो आएगा आपके वेस्टर्न घाट्स। तो ये दो रीजन हमारे सामने निकल कर आते हैं क्लाउड बर्स्ट के लिए। ऑलराइट, अब क्लाउड बर्स्ट के लिए हमने ये तो देखे जो कन्वेंशनल रीजन है। एक और बहुत बड़ा कारण है क्लाउड बर्स्ट होने का, हमने देखा मॉइस्चर होना चाहिए, हमने देखा कि ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग होनी चाहिए, तो पहाड़ चाहिए। थर्ड रीजन आजकल आपको कनेक्ट करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज के साथ। क्लाइमेट चेंज के साथ क्यों? आप बोलोगे क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ गया, तो ग्लोबल टेम्परेचर के बढ़ने से हवा की मॉइस्चर को होल्ड करने की क्षमता बढ़ गई। The capacity of the air has increased with the passage of time because of the increase in temperature, and this capacity of air to hold the moisture for long, और जब भी रेनफॉल होगी, जब भी कंडेंसेशन होगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगी, रेनफॉल होगी, तो बारिशें बहुत ज्यादा होंगी और मींस बहुत ब्राइट चांस है कि क्लाउड बर्स्ट होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी अब क्लाउड बर्स्ट के इवेंट ज्यादा देखने को मिले हैं। अगर सवाल आ जाता है आपका कि द क्लाउड बर्स्ट इन टुडेज सिनेरियो हैज बिकम मोर डिजास्ट्रस। डिजास्ट्रस का मतलब होता है कि उनसे लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ज्यादा हो रहा है। तो आप बोलोगे यस, दे हैव बिकम डिजास्ट्रस, क्योंकि बारिशों की क्षमताएं बढ़ गई है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के वजह से वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ गई। सेकेंडली, अब हमारी जनसंख्या भी बढ़ गई, क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ गई तो हमने शायद उन जगहों पर सेटलमेंट किया, घर बनाए, शहर बनाए, रिजॉर्ट बनाए, जहां पर आज तक रिजॉर्ट 10, 15, 20 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो मींस वी हैव एनक्रोज्ड इनटू द नेचर्स लैंड, या वी हैव एनक्रोज्ड इनटू द एरियाज व्हिच वर अर्लियर नॉट सपोज्ड टू बी डीम्ड फिट फॉर द ह्यूमन लिविंग। तो इस तरीके से क्लाउड बर्स्ट के इवेंट डिजास्टर्स हो गए हैं, जान ज्यादा जा रही है। दो कारण है, रेनफॉल भी बढ़ गई है और दूसरी तरफ ह्यूमन उन जगहों पे जाके रह रहा है जहां उसको शायद नहीं रहना चाहिए था, जो हम हिमाचल के केस में देखते हैं, जो हम उत्तराखंड के केस में देखते हैं, जो हमने केरला के केस में देखा या महाराष्ट्र के केस में देखा। ऑलराइट, तो इन सब में कॉमन फैक्टर क्या था? सेटलमेंट उन जगहों पे जहां पे फ्लैश फ्लड आने की संभावनाएं ज्यादा थी। तो क्लाउड बर्स्ट से फ्लैश फ्लड इंड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से हम कुछ क्लाउड बर्स्ट के रीजन देख रहे हैं कि जिसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट फ्लैश फ्लड में कन्वर्ट होके ज्यादा डिजास्टर्स हो रहा है। ऑलराइट, तो नेचर ऑफ क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से ही आते हैं। चलो, अब क्लाउड बर्स्ट के लिए जो IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, क्योंकि हमको एक कुछ साइंटिफिक डेटा चाहिए, अगर हमें लगता है कि क्लाउड बर्स्ट होने वाला है तो IMD इसकी फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। फोरकास्टिंग मींस कि IMD को पता है कि कब बारिश कितने समय के लिए होने वाली और कितनी बारिश होने वाली है। तो IMD ने 4 तरह के कोड असाइन किए हैं। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अलाइड और एनटी में डिजास्टर मैनेजमेंट प्रीलिम्स में भी आता है, तो आपको कोडिंग पता होनी चाहिए। 4 प्रकार की कोडिंग अलाइड गवर्नमेंट ने IMD के द्वारा
अलर्ट साइन किए हैं, ये अलर्ट है। अगर ग्रीन कलर कोड दिया गया है तो इसका मतलब है कि अभी आप ऑब्जर्व करो, कोई खास एक्शन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादा बारिश नहीं होगी। सेकंड कोड है कि अब येलो कोड है जिसके अंदर हम बोलते हैं वॉच एंड स्टे अपडेटेड, कि आपको लगातार जो है अपडेट रहना है इन्फॉर्मेशन से कि कहीं बारिश ज्यादा तो नहीं होने वाली। एक है ऑरेंज कोड, थर्ड नंबर जिसको दिया है, मींस ये श्योर है कि आपकी बारिशें ज्यादा होंगी। यू आर सपोज टू टेक प्रिकॉशनरी स्टेप्स और प्रिपेयर्ड रहो अब हाई रेनफॉल के लिए। लास्ट इज, आप पता ही है 100% IMD इज क्वाइट श्योर कि हाई क्वांटम ऑफ रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड एंड IMD हैज इशूड द रेड अलर्ट, जिसमें बोला है कि नाउ यू आर सपोज टू टेक एक्शन इफ यू वांट टू मूव, इफ यू लोगों के लिए है कि इफ यू वांट टू मूव आउट, इफ यू वांट टू गो टू द सेफर लोकेशन, तो दिस इज द टाइम यू कैन मूव आउट। और गवर्नमेंट के लिए रेड अलर्ट का मतलब है कि कीप योर NDRF टीम अलर्ट, कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को अलर्ट कर दो कि अब इनको कभी भी मूव करना पड़ सकता है। ऑलराइट, तो इस तरह के अलग अलग कलर कोडिंग है जो लोगों के लिए और सरकारों के लिए IMD इशू करता है। ऑलराइट, अब अगर पूरे क्लाउड बर्स्ट के केस को देखें, जो क्लाउड बर्स्ट फ्लैश फ्लड में कन्वर्ट होता है। फ्लैश फ्लड मींस अचानक से लोगों के घरों में पानी आ जाना, शहरों में सड़कों के ऊपर पानी आ जाना, उसको बोला जाता है ज्यादा बारिश की वजह से फ्लड आ चुका है। तो फ्लड की अगर हम देखते हैं कारण क्या क्या है, क्लाउड बर्स्ट का कारण सिंपल है, ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, मॉइस्चर लेडन विंड, थर्ड इज योर क्लाइमेट चेंज। लेकिन इन सब से क्लाउड बर्स्ट हुआ, क्लाउड बर्स्ट मैच्योर हो गया फ्लैश फ्लड में। तो अगर फ्लैश फ्लड आ रहा है, क्लाउड बर्स्ट को आप नहीं रोक सकते, आप अनटाइमली रेनफॉल को नहीं रोक सकते, आप ओरोग्राफिक लिफ्टिंग को नहीं रोक सकते, आप मॉनसून को नहीं रोक सकते, लेकिन उससे आने वाले फ्लैश फ्लड को हम जरूर काम किया जा सकता है। तो अगर हम देखते हैं कि क्या कारण है फ्लैश फ्लड के, तो सबसे बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कैसे, लेट सपोज एक स्लोप है जहां पे बारिश ज्यादा होती है, अगर यहां पे फॉरेस्ट होते तो क्योंकि पेड़ पानी को बहुत तेजी से नीचे नहीं गिरने देते, उनकी कैनोपी है, कैनोपी का मीन्स है उनके पास कवरेज है लीव्स की, वो वाटर को होल्ड करके ड्रिप करके जो है जमीन के ऊपर पानी गिराते हैं। इस केस में अगर पेड़ होते हैं तो पानी अंदर तक फिल्ट्रेट करता है। तो मीन्स अगर पानी पेड़ होने से अंदर तक फिल्ट्रेट करेगा तो जो रन ऑफ है, रन ऑफ कहते हैं उस बहते हुए पानी को जो स्लोप से नीचे चला जाता है, तो रन ऑफ ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो मीन्स फॉरेस्ट रन ऑफ को कम करते हैं, पानी के पेस और वेलोसिटी को भी डिक्रीज करते हैं। तो वी नीड फॉरेस्ट इन दी हिमालयन बेल्ट, जहां पे हमारे जो है क्लाउड बर्स्ट के इवेंट थोड़े से फ्रीक्वेंट हैं या जहां बारिश होने की संभावनाएं भी ज्यादा है। तो डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द कॉज फॉर फ्लैश फ्लड, कि रन ऑफ इंक्रीज हो जाता है। तो सिंपल इज इट इंक्रीजेस द रन ऑफ। मोर ओवर सॉइल इरोजन भी होता है, तो अगर पेड़ नहीं है तो इरोजन भी होगा, इरोजन होगा तो जो नदियां हैं उनके बैंक, जो नदियां हैं उनका जो बेड है वो जल्दी से भर जाएगा। अगर जल्दी से भर जाएगा तो नदियों की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे पानी स्पिल ओवर होने लग जाता है उनके बैंक से। तो मींस डिफॉरेस्टेशन से रन ऑफ इंक्रीज होता है, डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन होता है, और इन दोनों की वजह से फ्लैश फ्लड आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये एक इसकी वजह से फ्लैश फ्लड आते हैं। दूसरा, फ्लैश फ्लड आते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स एंड डैम से। अब ये क्यों है, क्योंकि हमने नेचुरल कोर्स ऑफ रिवर को रोका है, रोक के हम पानी आगे भेजते हैं। लगातार पहाड़ों में बारिश होगी, आपके डैम ऊपर तक भर गए रातों रात, आपने रात को वाटर रिलीज नहीं किया, आपने मॉर्निंग में वाटर रिलीज किया, क्योंकि आपको अब डर था कि डैम फेलियर हो जाएगा, कि पानी डैम से भी बाहर निकल जाएगा। तो आपने अचानक से इतना ह्यूज क्वांटम ऑफ रेनफॉल वाला पानी, जो शायद 5 घंटे रेनफॉल का पानी, अब आपने 1 घंटे में रिलीज करना पड़ा अचानक से, जिसकी वजह से भी फ्लैश फ्लड आते हैं। तो मींस डैम्स की वजह से भी फ्लड्स इंड्यूस होते हैं। डैम फेलियर, केरला के अंदर हमने देखा कितनी सारी जगहों पर डैम फेलियर हो गया, डैम ही फेल हो जाते हैं आपके, अगर बारिश का पानी टॉपल कर जाता है डैम्स के ऊपर से। ऑलराइट, फ्लैश फ्लड के और भी कारण है। आप शायद उस जगह पे कंस्ट्रक्शन करके बैठ गए जो हिमाचल में आप देखोगे कसौली के अंदर, शिमला के अंदर अभी बिल्डिंग गिरी, मींस आपने उन जगहों पर बिल्डिंग बनाई, लोगों ने वहां जाके रहना शुरू किया, या इसी को टूरिज्म से भी रिलेट किया जा सकता है, दोनों के केस में ट्रू है। आपने घर वहां पे बनाए या रिजॉर्ट वहां पे बनाए जहां पे नेचुरल कोर्स ऑफ वाटर कभी हुआ करता था, वहां से पानी बहने की जगह थी, और आपने वहां पे जाके रहना शुरू कर दिया, घर और रिजॉर्ट बनाए, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड आएगा तो आपकी जान को और प्रॉपर्टी को नुकसान है। तो फ्लैश फ्लड से अब कैजुअलिटी लेवल बढ़ गया। फ्लैश फ्लड आज से 100 साल पहले भी आते थे, तब आबादी भी कम थी और लोग उन जगह पे जाके नहीं रहते थे जहां पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब आबादी बढ़ गई। अगर आप हिमाचल की बात देखेंगे तो पॉपुलेशन आप देखेंगे कि 68 लाख है, जो शायद पहले इतनी नहीं थी। तो मींस हमने उन जगहों पर एनक्रोच कर लिया जो अदरवाइज वाटर के चैनल्स थे। ऑलराइट, तो इसकी वजह से फ्लैश फ्लड आया।
फ्लैश फ्लड इसलिए भी आया कि हमने उन जगहों पे जाके कंस्ट्रक्शन करी, जैसे इसी के साथ क्लाउड बर्स्ट के साथ जब लैंडस्लाइड को हमने पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम बोलते हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, रोड बनाई है, रेलवे बनाई है उन जगहों पर जहां पे डिस्टेबलाइज्ड थी स्लोप ऑलरेडी, तो जिसकी वजह से लैंडस्लाइड भी होता है क्लाउड बर्स्ट से। ऑलराइट, तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स इंड्यूस हो जाते हैं। ये सारे ही मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा जी, अब इन सारे फ्लड्स को या लैंडस्लाइड को रोकने के लिए हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट की क्या स्ट्रैटेजी? देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट का सिंपल प्रिंसिपल है, आपने अगर जैसे इंडिया की पहले अप्रोच रहती थी उसको बोला जाता था रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच, जो ब्रिटिश के टाइम पे थी। रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच के अंदर हम लोग क्या करते थे, हम वेट करते थे कोई डिजास्टर हो जाए और उसके बाद हम उसके लिए, लेट सपोज बंगाल में फेमाइन आया 1942 में और 40 मिलियन लोग मर गए, 4 करोड़ लोग मर गए, 4 मिलियन लोग मर गए, 40 लाख लोग मर गए। तो मींस कि हमने क्या किया, डिजास्टर आने दिया, उसके बाद हमने वहां पे अनाज बंटवा दिया। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान की भी पहले अप्रोच रहती थी, डिजास्टर आता था हम कपड़े भेज देते थे वहां पे, अनाज भेज देते थे। तो हमारी रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच है। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है आप एंटिसिपेट करो, एंटिसिपेट करने से पहले साथ में आप टाइमली डिसीजन ले लो। तो मींस कि आप प्लान आउट करो, उससे जान और माल का लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी को आप मिनिमाइज कर सकते हो। रिलीफ सेंट्रिक में क्या है, आपका उतना ही पैसा खर्च हो जाएगा लोगों को दोबारा से रिहेबिलिटेट करने में, रिहेबिलिटेट, रीस्टोर करना, रिकंस्ट्रक्शन करने में पैसा ज्यादा खर्च होता है। अगर आप कोशिश करो डिजास्टर को प्रिवेंट ही कर दो। अब जैसे क्लाउड बर्स्ट है, आप ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग को प्रिवेंट नहीं कर सकते, आप मॉनसून रेनफॉल को प्रिवेंट नहीं कर सकते, अब आप ग्लोबल वार्मिंग अकेले हिंदुस्तान के हाथ में नहीं है, आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, तो आप क्लाउड बर्स्ट को प्रिवेंट नहीं कर सकते। क्लाउड बर्स्ट से फ्लैश फ्लड बन जाए उसको प्रिवेंट कर सकते हो। उसको प्रिवेंट करने का क्या तरीका है, इसी को बोला जाता है कि आपने प्रिवेंशन की कोशिश करनी है। अगर प्रिवेंट नहीं हो सकता तो मिटिगेट करो, उससे नुकसान को मिनिमाइज करो। तो मिटिगेट करने का क्या तरीका है, हमें पता है कि डिफॉरेस्टेशन से ये सारा नुकसान हुआ है, एफॉरेस्टेशन करो। ठीक है, जैसा कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में भी बोल रहा हूं कि आपने एफॉरेस्टेशन, प्रिवेंशन कैसे करना है, एफॉरेस्टेशन करना है। इकोलॉजिकल रीस्टोरेशन, जहां जहां पर आपने इकोलॉजी लैंड्स, आपने स्लोप को डिस्टेबलाइज किया है, स्टेबलाइज करो। पेड़ लगाने हैं, पौधे लगाने, सेंचुरीज स्टेबल करनी है, पूरी इकोलॉजी को रिस्टोर करो, वहां की इकोलॉजी को आपने वापस शेप में ले आना है। ऑलराइट, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स देखो, सस्टेनेबल मींस आज के टाइम पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार करना है जो इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो, कि उतना महंगा भी ना हो और एनवायरमेंट के साथ सिंक हो जाए। जैसे कि इतने हिमालयस के अंदर हमने इतनी सारी टनल्स बनाई है, इतना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, हमने जो है स्लोप को डिस्टेबलाइज किया, जिसकी वजह से ये इवेंट इस बार आप देखोगे कितने ज्यादा हिमाचल में भी बढ़ गए। ऑलराइट, तो मींस सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ था। टूरिज्म सबसे एक इंपॉर्टेंट एरिया है कि हिमाचल की जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है इकोनॉमी की एज अ स्टेट और लोगों की भी, वो टूरिज्म है। तो टूरिज्म को छोड़ नहीं सकते, लेकिन टूरिज्म को सस्टेनेबल तो बना सकते हैं। तो टूरिज्म इस प्रकार से करें कि एनवायरमेंट के उसके फुटप्रिंट्स मिनिमाइज होने चाहिए। ऑलराइट, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। एक और वर्ड यहां पे आप देखोगे, एक शब्द होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में, मिटिगेशन। अगर प्रिवेंट नहीं कर सकते तो उससे होने वाले नुकसान को मिनिमाइज करो, तो मिटिगेट करो। तो मिटिगेट करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आपके पास प्लान होना चाहिए रिस्क असेसमेंट का। वर्ड याद रखो, रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट का क्या मतलब है, आपको पता होना चाहिए कि किन जगहों पे क्लाउड बर्स्ट आ सकता है। तो आप उसका रिस्क असेसमेंट करो कि क्लाउड बर्स्ट आने से फ्लैश फ्लड होने की संभावनाएं कितनी है। फिर आप फोरकास्टिंग पे ध्यान दो कि हम अगर पहले ही पता लगा लें कि कब क्लाउड बर्स्ट होगा, तो हम उस आईएमडी के द्वारा तो हम टाइमली रेस्क्यू ऑपरेशन या मूव करवा सकते हैं लोगों को। लेकिन उससे भी साथ में जरूरी है, आईएमडी को पता चला, आईएमडी ने वार्निंग इशू करी, जो मैंने अलर्ट्स बताए थे सरकारों को, लोगों को, वो टाइमली उन अलर्ट्स पे एक्टिवली बिहेव करें। तो ये सारे जो प्लान है, इससे आपका नुकसान कम होगा। तो मींस आपने दो तरफा काम करने, मैंने दो चीजें बताई। एक, आपने प्रिवेंट करने की कोशिश करती है। प्रिवेंट करने से आप क्या करोगे, आप एफॉरेस्टेशन करोगे, इकोलॉजिकल सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करोगे, और उन जगहों पर अनक्रोच नहीं करोगे जहां पे रिवर्स के चैनल्स हैं। तो ये तो आप प्रिवेंट कर रहे हो। दूसरा, आप अगर फ्लैश फ्लड या क्लाउड बर्स्ट होता है तो उससे नुकसान को भी कम कर रहे हो। कैसे, मिटिगेट करने की कोशिश करें। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन पे काम करते हैं डिजास्टर के। ऑलराइट, फिर अगर डिजास्टर आ ही गया
तो पोस्ट डिजास्टर अप्रोच अलग है। पोस्ट डिजास्टर अप्रोच क्या है कि हम सबसे पहले रेस्क्यू पे ध्यान रख देते हैं। तो रेस्क्यू के लिए हम क्या करते हैं, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इनको हमेशा हाई अलर्ट पे रखते हैं इन एरियाज में, और पर्टिकुलरली उस टाइम पे जब रेस्क्यू करवाने की आवश्यकता है। तो मींस पोस्ट डिजास्टर प्लान डिफरेंट है। फिर आपका प्लान होगा रिहेबिलिटेट करना, जो लोग इस डिजास्टर से इंपैक्ट आया, जिनकी लाइफ पे और प्रॉपर्टी पे, उनको दोबारा से शेप में लाना, उनकी इकोनॉमिक सोशल कंडीशंस को वापस से रीस्टोर करना। तो आपने रीस्टोरेशन, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर ध्यान देना। तो ये पोस्ट डिजास्टर है। तो डिजास्टर मींस आपने प्री डिजास्टर में प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन करना है, पोस्ट डिजास्टर में आपने रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन एंड रिस्टोरेशन करना है। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का तरीका होता है। प्री और पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की अप्रोचेस डिफरेंट है। ये सब करते हुए आपने लोगों की, सरकारों की, इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी है। अगर लोकल गवर्नमेंट है जो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेगी डिजास्टर में, लोकल गवर्नमेंट का मींस पंचायत है, वहां के लोग हैं, उनको अवेयर करो डिजास्टर से, उनको अवेयर करो डिजास्टर में रिस्पॉन्स करने से, कि डिजास्टर के लिए अगर आपने रेड इशू अलर्ट किया है, उनको पता ही नहीं है कि रेड अलर्ट का मतलब क्या है, उनको बताओ रेड अलर्ट का मतलब है पंचायत भवन में जाके रहने लग जाओ, क्योंकि वो एक ज्यादा ऊंचाई पे बना है, वो स्टेबल है, वो कंक्रीट है, तो वहां आपकी जान बचेगी। तो इस तरह से कैपेसिटी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स आपके पास हमेशा, अगर हिमाचल जैसा एरिया है, मानसून चल रहे हैं, तो आपके पास जो डाइवर्स हैं या वो लोग जो रेस्क्यू करवाते हैं लोगों को, वो हमेशा हाई अलर्ट पे रहने चाहिए। तो आप उनकी कैपेसिटी, उनकी ट्रेनिंग उसके मुताबिक हो। तो कैपेसिटी बिल्डिंग, आप लगातार रिसर्च करते रहो चेंजिंग एनवायरनमेंट में और उसके आने वाले फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट में। तो कैपेसिटी बिल्डिंग करो अपने साइंटिस्ट की, उन ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्पॉन्सिबल हैं फोरकास्टिंग के लिए। ऑलराइट, तो इस तरह से हम कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर भी ध्यान देंगे। तो ये सब अगर हमने कर लिया तो हम बोलेंगे हमने डिजास्टर को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। ऑलराइट, और पर्टिकुलरली जैसे क्लाउड बर्स्ट हिमाचल का फिनोमिना है, फ्लैश फ्लड एंड लैंडस्लाइड, इन तीनों में यही अप्रोच हमारी कॉमन रहेगी। तो क्लाउड बर्स्ट में फॉरकास्टिंग इज इंपॉर्टेंट। आजकल हम फॉरकास्टिंग कैसे करें, डॉपलर रडार टेक्नोलॉजी है, जिससे हम कम समय में ज्यादा होने वाली बारिश को ट्रेस आउट कर सकते हैं और जिससे हम प्रेडिक्शन को और बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि ये जो सारी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हमें एड करती है। तो उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से हेल्प लेंगे। ऑलराइट, तो ये सारा जो हमने आज पार्ट कवर किया, दैट इज क्लाउड बर्स्ट। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन गया, क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड एंड लैंडस्लाइड, ये आपके चाहे उत्तराखंड में हुआ हो, चाहे महाराष्ट्र में हुआ है, चाहे हिमाचल में हुआ है, तो आपके लिए करंट का जो है सवाल एकदम रेडी है। और प्रीलिम्स में भी इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं जो करंट के साथ कहीं ना कहीं कोरिलेट होते हैं। ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट।